हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का सबसे आसान तरीका, और इसके लिए मैं आपको दूंगा बीआरएस मंत्र। इस मंत्र के प्रयोग से आप बैंक रिकन्सिलिएशन बना सकेंगे सबसे इजीएस्ट मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बीआरएस मंत्र आखिर क्या है। बीआरएस मंत्र को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बीआरएस स्टेटमेंट आखिर क्यों बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस अपना एक रिकॉर्ड रखता है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम, और बुक कीपिंग सिस्टम में ही एक बुक बनाया जाता है जिसको कहते हैं कैश बुक। तो बिजनेस अकाउंटिंग होती है, बिजनेस अकाउंटिंग में कैश बुक बनाया जाता है। हम इस वीडियो में कैश बुक बना रहे हैं सिर्फ बैंक बैलेंस पता करने के लिए। हालांकि कैश बुक बनाया जाता है कैश इन हैंड ट्रांजैक्शन देखने के लिए और कैश इन बैंक ट्रांजैक्शन देखने के लिए। तो हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे कैश बुक के बैंक बैलेंस की तरफ। तो बिजनेस के कैश बुक के हिसाब से हमारे अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में है हमारे 10,000 रुपीज़। लेकिन एक दूसरा अकाउंट भी होता है जो बैंक बनाता है, यानी कि मेरा अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो बैंक मुझे एक स्टेटमेंट देगा जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो सकता है, बैंक हमें एक देगा बैंक स्टेटमेंट जिसको हम पासबुक भी कहते हैं। उस पासबुक के हिसाब से हमारे बैंक में 9,000 रुपीज़ है। ये कैसे हो सकता है? हमारे बिजनेस के बुक्स के हिसाब से हमारे बैंक में होने चाहिए 10,000 रुपीज़, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में है 9,000 रुपीज़। ये जो डिफरेंस है 1,000 रुपीज़ का, इसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा बीआरएस बनाकर। यानी कि बीआरएस क्या करता है? इट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर बिजनेस अकाउंट्स एंड बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। वो कोई भी डेट होता है, बेसिकली मंथ एंड की डेट को माना जाता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि बीआरएस आखिर क्यों बनाया जाता है। अब क्योंकि हम बीआरएस मंत्र सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिए बीआरएस बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर डेट। किसी एक पर्टिकुलर डेट पर हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट कौन देगा? हमारा बैंक। दूसरा हमें चाहिए बैंक बैलेंस एज ऑन सेम डेट, यानी कि जिस डेट का आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे उसी डेट का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए एज पर कैश बुक। और कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस। तीसरी चीज हमें जो हमारे पास जो होनी चाहिए वो है ट्रांजैक्शंस फॉर विच डिफरेंस इज कमिंग, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में और हमारे बिजनेस के बुक्स में। अब जब आपने सामग्री इकट्ठी कर ली है तो अब देखते हैं कि बीआरएस मंत्रा क्या है। तो बीआरएस मंत्र है अतिथि देवो भव। बिल्कुल, ये बहुत पुराना मंत्र है, सबको पता है, लेकिन इसी मंत्र को यूज करके हम बीआरएस स्टेटमेंट बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज हो वो भी बीआरएस बना सकता है बिना किसी डिफिकल्टी के। चलिए देखते हैं कि इस मंत्र को यूज करके हम बीआरएस कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। हालांकि बुक्स में आपको बहुत तरह के स्टेटमेंट फॉर्मेट मिलेंगे, लेकिन उन सब में से मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं जो आपको बताने वाला हूं वही आप स्टेटमेंट एक्सेप्ट करें और उसी को फॉलो करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसी बैलेंस को एक बेस लेकर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमारे बिजनेस में जितना बैलेंस है उसको हम बेस मान के चल रहे हैं। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बेस हम लेके चलेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमें बैलेंस पहुंचना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है हमें वहां तक पहुंचना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मंत्रा को। मंत्र में लिखा था अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे अतिथि भगवान के तुल्य है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अतिथि जो कहेंगे हमें वो करना चाहिए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और आपका बीआरएस बन जाएगा। अब देखते हैं कि अतिथि कौन है और हम कौन है। आप जिस बैलेंस को बेस लेकर चल रहे हैं उसको मानिए हम, और जिस बैलेंस तक आपको पहुंचना है वो मानिए अतिथि। हमारे एग्जाम्पल में हमने बेस माना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस हो गया हम, और हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक, तो पासबुक का बैलेंस हो गया अतिथि। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि आप बैंक बैलेंस एज पर पासबुक को बेस मान सकते हैं, तो उस केस में हम हो जाएगा पासबुक का बैलेंस और अतिथि हो जाएगा कैश बुक का बैलेंस। अब एक बेस से दूसरे बैलेंस तक पहुंचने के लिए कुछ बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और उसको इस तरह से डिवाइड करना है और ऐड या लेस करना है जो हमारे अतिथि ने किया होगा। उसमें से पहला ट्रांजैक्शन अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है या अमाउंट है जो बैंक में डायरेक्ट किसी ने डिपॉजिट कर दिए हैं और हमें नहीं पता।
हमें यानी कि बिज़नेस को नहीं पता। तो अगर बिज़नेस को नहीं पता तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हमारे बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो चुकी है। तो इस हमारे एग्जाम्पल में अतिथि कौन है? पासबुक। तो अतिथि ने क्या किया हुआ है? उसको ऐड कर दिया है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। दूसरा ट्रांजैक्शन, अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम बैंक। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बैंक डायरेक्टली ही डिडक्ट कर देता है, जैसे कि बैंक चार्जेस। तो बैंक ने डिडक्ट कर दिया है लेकिन बिजनेस को नहीं पता, इसलिए कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो यहाँ पर अतिथि कौन है? पासबुक। पासबुक ने क्या किया है? वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? हम भी डिडक्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर हमने इस ट्रांजैक्शन को लेस किया हुआ है। अगला ट्रांजैक्शन है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक नॉट एंटर्ड इन पासबुक। यानी कि कैश बुक में से तो कुछ ट्रांजैक्शन की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया है, लेकिन पासबुक में वो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई है। यानी कि हमारे अतिथि पासबुक ने कोई एंट्री नहीं की, हमने उसको माइनस कर दिया है। नहीं करना चाहिए था क्योंकि अतिथि ने कुछ नहीं किया, तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैश बुक नॉट एंटर्ड इन पासबुक। यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर दी है और उसको हमने डिपॉजिट कर दिया है अपने कैश बुक में, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। पासबुक हमारे अतिथि है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने ऐड कर दिया है। तो इस ट्रांजैक्शन को हमें अब लेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अतिथि ने क्या किया है। जो अतिथि करेगा वही हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही ऐड या माइनस किया जाएगा। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं कि इन 4 ट्रांजैक्शंस में कौन सी डिटेल्स में ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाती है? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय बिजनेस कस्टमर। बिजनेस का कोई कस्टमर है जिससे हमें पैसे लेने थे, तो उसने डायरेक्टली ही बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए। तो इस केस में क्या होगा? बिजनेस को नहीं पता, इसलिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, लेकिन बैंक में पैसे आ चुके। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक जो इंटरेस्ट देता है वो डायरेक्टली ही डिपॉजिट कर देता है, लेकिन बिजनेस को नहीं पता होता, इसलिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती। डिविडेंड्स भी इसी तरह से होता है, बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है और हमारे बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है, लेकिन बिजनेस को पता नहीं चलता, इसलिए कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होती। अमाउंट डायरेक्टली डिडक्टेड बाय बैंक। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिसमें बैंक डायरेक्टली ही डिडक्ट कर देता है हमारे बैंक स्टेटमेंट से? पहला है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट। ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक डायरेक्टली ही डिडक्ट कर देता है बिना बिजनेस को बताए। अगला है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिजनेस रिक्वेस्ट। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें बिजनेस बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि जैसे ही कोई ड्यू डेट आए आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दीजिए, तो बैंक इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस में काम करता है। अगला है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक नॉट एंटर्ड इन पासबुक। यानी कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो हम कैश बुक में से तो माइनस कर देते हैं, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होती। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। यानी कि हमने किसी को एक चेक काट के दिया 28 मार्च को, लेकिन जिसको चेक दिया था उसने अपनी बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं करवाया। तो जब हम बीआरएस बनाएंगे 31 मार्च 2020 को, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में से तो माइनस किया हुआ होगा, लेकिन बैंक स्टेट में से माइनस नहीं हुआ होगा। अगला है ड्यू टू सम एरर। हो सकता है कि कैश बुक में हमने कुछ एरर कर दिया हो या पासबुक में कुछ एरर हो गया हो। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैश बुक नॉट एंटर्ड इन पासबुक। यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में तो हमने डिपॉजिट कर दिया है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस हमारा बढ़ गया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चेक पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड। मान लीजिए कि 29 मार्च 2020 को मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक में। चेक का पैसा बैंक स्टेटमेंट में आने के लिए कम से कम 2 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं, और जब मैं बीआरएस बनाऊंगा 31 मार्च 2020 को, हो सकता है कि उस टाइम तक पैसा क्लियर ना हुआ हो और बैंक स्टेटमेंट पैसा ना आया हो। तो इस वजह से भी मेरे बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा बिजनेस के कैश बुक के बैलेंस के साथ। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक डिसऑन्ड। मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, जैसे ही डिपॉजिट करूंगा मैं अपने कैश बुक में उसको इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि वो चेक डिसऑनर हो, इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। और कोई एरर भी हो सकता है जिसकी वजह से कि कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है लेकिन पासबुक का बैलेंस कम है। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर बीआरएस ऑफ एबीसी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस कैश बुक का।
तो यानी कि हमें बेस लेके चलना है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जब हम बेस लेके चल रहे हैं कैश बुक को, तो यहाँ पर हम हो जाएगा कैश बुक और अतिथि हो जाएगा पासबुक का बैलेंस। तो यानी कि पासबुक ने जो किया होगा वही हमें करना है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस के रीजन्स हैं उसमें से एक रीजन क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹4000। यानी कि चेक इशूड, हमने तो चेक काट के दे दिया किसी को, लेकिन उसने अपने बैंक में उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम नहीं हुआ। बैंक हैज़ डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹6000। इस ट्रांजैक्शन में क्या किया है, बैंक ने डायरेक्ट डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है। इससे हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बिजनेस को पता ही नहीं है। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने कुछ चार्जेस काटे हैं, तो इससे हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि बिजनेस को पता ही नहीं है इस बारे में। A check of ₹10,000 was deposited बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, जैसे ही डिपॉजिट किया हमने अपने कैश बुक में का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च 2020 तक डिपॉजिट नहीं हुआ। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए जरा देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेस हमारा यहाँ पर है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कितने रुपए हैं, 50,000 रुपीज। इसके बाद जो पहला ट्रांजैक्शन जिस रीजन की वजह से डिफरेंस आ रहा है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको हम ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। चलिए हम जरा अपना मंत्र के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर हम कौन है, कैश बुक, और अतिथि कौन है, पासबुक। तो अतिथि ने क्या किया है, इस ट्रांजेक्शन का चेक इशू किया बिजनेस ने, अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अतिथि ने कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि अतिथि ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने उसको माइनस कर दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से फिर ऐड कर देंगे। अगला ट्रांजैक्शन है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो इस वजह से क्या हुआ है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया, यानी कि हमारे अतिथि ने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, हम भी ऐड कर देंगे। अगला ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यानी कि बैंक स्टेटमेंट से पैसा माइनस हो गया, और यहाँ पर अतिथि कौन है, बैंक यानी कि पासबुक, तो उन्होंने माइनस कर दिया है, तो हम भी माइनस कर देंगे। अगला ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इस ट्रांजैक्शन में क्या किया था, बिजनेस ने एक चेक डिपॉजिट किया, तो जैसे ही डिपॉजिट किया उन्होंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में पैसा अभी तक नहीं आया। तो हमारा अतिथि कौन है, पासबुक। पासबुक ने इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कुछ नहीं आया, लेकिन हमने ऐड कर दिया है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को लेस कर देंगे। इन सबको प्लस माइनस कर देने के बाद जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन से डेट को हम बना रहे हैं, 31 मार्च 2020। तो आप देख सकते हैं कि बीआरएस मंत्रा को यूज करते हुए आप कितने आसानी से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो आपके बेसिक सेट करने के लिए था, लेकिन बीआरएस में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स भी हैं जो बहुत यूज़ किए जाते हैं और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि कौन से ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं। सबसे पहले आपको जो बैलेंसेस दिया जाएगा उस पे ये लिखा होगा फेवरेबल कैश बुक बैलेंस या अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस, या इस तरह से भी लिख सकते हैं फेवरेबल पासबुक बैलेंस या अनफेवरेबल पासबुक बैलेंस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फेवरेबल का मतलब है पॉजिटिव में और अनफेवरेबल का मतलब है नेगेटिव में। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस, तो इसका मतलब है बेस तो आपको लेके चलना है कैश बुक के बैलेंस से, लेकिन जब आप अमाउंट लिखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव के साथ लिखें। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, इट मीन्स पॉजिटिव बैंक बैलेंस इन कैश बुक और पासबुक। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, इट मीन्स नेगेटिव बैंक बैलेंस इन कैश बुक पासबुक। इट इज पॉसिबल व्हेन एक्सेस अमाउंट विड्रॉन देन इट इज अवेलेबल इन अकाउंट। यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस ज़्यादातर कब होता है, जब आपके बैंक में जितने रुपए हैं आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लें, तब आपका बैंक का बैलेंस अनफेवरेबल हो सकता है। और ये ज़्यादातर कब होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो अनफेवरेबल बैलेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा बीआरएस में, आपको सिर्फ अमाउंट के साथ एक नेगेटिव साइन लिख के शो करना है। कई बार क्या लिखा होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल की जगह पे लिखा होगा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक।
अगर लिखा हो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक तो क्या मतलब होगा? इट मीन्स डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक इज मोर देन क्रेडिट साइड। हमारा जो कैश बुक होगा उसका दो साइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, और इसलिए ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट हमारा एक एसेट अकाउंट होता है, और एसेट्स अकाउंट जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस है। हैंस इट्स पॉजिटिव बैलेंस because cash book is an asset for business and whenever asset increases it gets debited। तो जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो अगर लिखा हो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक तो इसका मतलब है वो फेवरेबल बैलेंस है, और आप जो बेस लेके चलोगे वो पॉजिटिव में अमाउंट लिखोगे। इसी के अपोजिट अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक लिखा हो तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा। ये तो बात होगी कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का। लेकिन अगर यही चीज लिखा हो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो कैश बुक का जो बैलेंसेस बताया उसका अपोजिट होगा। इन व्यू ऑफ अपोजिट विल बी केस इन केस ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पासबुक बनाया जाता है बैंक के द्वारा, और बैंक के लिए जो पासबुक है वो एक लाइबिलिटी अकाउंट है, और लाइबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, और क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब है कि हमने ज्यादा पैसे जमा किए हुए हैं बैंक में, तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। एज पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक एंड इट्स लाइबिलिटी फॉर देम, हेंस व्हेनेवर बैंक अकाउंट इंक्रीजेस इट गेट्स क्रेडिटेड and at the time of reduction it gets debited. For more clarity on debit credit balance you can watch my video on journal entries without debit credit rule। आशा करता हूँ यहाँ तक आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है बीआरएस बनाने का वो क्लियर हो चुका होगा। आगे के वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड करने की डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैलेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।